Hello, Kush, Lakshmi. Good evening. Can you hear me? Hello, Vida, can you hear me? Hello, Kush, can you hear me now? Great. Okay. What about Lakshmi? Hello, Lakshmi, can you hear me? उन्होंने भी ऑडियो कनेक्ट नहीं किया है. Okay, I'm waiting for some other students to join because this is our first class. तो एक बार थोड़े स्टूडेंट्स ज्वाइन हो जाएंगे, then we'll start. Okay. हेलो. जी सर. ओके, कुछ नहीं, ठीक है. ये जूम यूजर करके बेटा किसका आईडी है? जूम तो अभी सर ने बोला कि आप जूम डाउनलोड कर लो, फिर सर हाँ. पढ़ाएंगे तो नहीं सर नहीं नहीं नहीं, कराएंगे. आपका नहीं, आपका तो करेक्ट है. एक हमारे साथ जो नए ऐड हुआ है जूम यूजर करके, आपका नाम क्या है बेटा? हेलो. जूम यूजर. हाँ. पता नहीं, इसका नाम भी अजब लिखा हुआ है. मेरा ध्रुव जोशी. ध्रुव. बेटा प्लीज, इट इज एन रिक्वेस्ट, आपका नाम जो है वो प्लीज एडिट करके एक बार आपका नाम लिख दीजिए इधर, तो क्या वो मुझे मैं भी. कर देता. हाँ, प्लीज उसको एडिट कर दीजिए.
एंड प्रियांशु, आई थिंक प्रियांशु ने भी ऑडियो कनेक्ट नहीं किया है, उन्हें ऑडियो कनेक्ट करना पड़ेगा। हो गया सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, आप इनको प्रियांशु को आप जानते हैं, आपके फ्रेंड यस हैं क्या? सर। प्लीज हाँ उनको सर। बताइए कि उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं है। कुछ मैंने भी आपको बताया उस हिसाब से, या फिर ध्रुव उनको प्लीज इन्फॉर्म कीजिए कि उनको ऑडियो कनेक्ट करना होगा। जी सर, बताता हूँ अभी। जी, थैंक यू। जी। प्रियांशु। नहीं, उनको सुनाई नहीं देगा बेटा, बिकॉज उन्होंने ऑडियो कनेक्ट नहीं किया, इसलिए उनको सुनाई भी नहीं देगा। अच्छा, तो व्हाट्सएप कर उस, लीजिए। उसने कुछ किया, वो मैं मैसेज भी नहीं देख रहा। या वेट, डाल दिया मैसेज। यस, नाउ इज कनेक्टेड। देख नहीं रहा मैसेज। हेलो प्रियांशु, कैन यू हियर मी? क्या पता। हाँ, उसका मैसेज आया, वो कर रहा है ऑडियो ऑन। ओके, आज का सेशन थोड़ा सा डिले मतलब लेट हो सकता है, क्योंकि आज सब फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं। सो आई विल बी वेटिंग फॉर सम टाइम, एंड एक बार सब आ जाएंगे उसके बाद फिर रेगुलर स्टार्ट हो ही जाएगा। बट एक बार आज के लिए हमें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। ओके, तब तक एक थोड़ा सा व्यू ले लेते हैं। क्या स्टेटस है अभी तक आपका अकाउंटेंसी का? आपने मतलब शुरू किया है या बिल्कुल ही शुरू नहीं किया? व्हाट इज द स्टेटस? शुरू ही नहीं किया सर अब तक। ओके, ग्रेट, कोई बात नहीं। ठीक है, मतलब कुछ भी पार्ट शुरू ही नहीं किया है ना, नो इशू। अच्छा, बुक्स आप लोग के कोई भी। पास सब बुक्स आ गई हैं आप सबके पास? टीएस ग्रेवाल खुश चला गया। कुछ चला गया। आएगा अभी। ओके, ठीक है, तब तक दूसरे स्टूडेंट्स आए हैं। आपके फ्रेंड्स अगर ग्रुप में हैं उनको कहिए कि प्लीज़ जल्दी से ज्वाइन करें ताकि हम शुरू कर सकें हमारा सेशन। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में या किसी में भी, वैसे तो आई थिंक सर ने अपडेट किया ही होगा।
आप सब कौन से स्कूल से हैं? सब डिवाइन से हैं आप? मैक्सिमम सब लोग डिवाइन से ही है। हाँ सर। ग्रेट, नाइस। ग्रुप में मैसेज डाल दिया था। ओके, थैंक यू। आया प्रियांशु अब आया। प्रियांशु क्राइम पेट्रोल देख रहे हो बेटा? हाँ। ओके, फाइनली हम लास्ट 5 to 10 मिनट्स हम वेट कर लेते हैं। तब तक अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू अकाउंटेंसी तो एक बार आप तब तक हम वो डिस्कस कर सकते हैं एंड देन आई विल स्टार्ट, क्योंकि आज फर्स्ट डे है इसीलिए थोड़ा सा हम डिले होगा। तो अगर आपके अकाउंटेंसी रिलेटेड, सिलेबस रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट्स या क्वेरीज हैं तब तक आप वो पूछ सकते हैं। आपकी स्कूल में क्या अभी स्टेटस तो है? कोई डाउट नहीं है सर। स्कूल में क्या स्टेटस है? सर स्कूल में कुछ हो ही नहीं रहा, बस कुछ खाली हो ही नहीं। यूट्यूब पे, हाँ यूट्यूब पे वीडियो सेंड करते थे, बोलते कि जाओ जो देख लो। जो हो रहा है वो ट्यूशन में ही हो रहा है सर। ओके स्कूल वाले कुछ नहीं करवा रहे। ओके, मतलब इन शॉर्ट दे आर सेंडिंग यू वीडियोस एंड दे देख लो, समझ में आ जाएगा इस टाइप से। अकाउंट्स के साथ वीडियो भी नहीं होते, वो लोग ज्यादा इको बीएसटी उन सब के वीडियो भेजते हैं। ओके, तो हु इज योर फैकल्टी फॉर अकाउंटेंसी? इन स्कूल वी हैव नॉट आइडिया सर, बिकॉज चेंज होगा इस साल। लास्ट ईयर कौन था? मनोज सर। ओके फिर लास्ट में लेकिन फिर हिरेन सर आ गए थे। ओके, मनोज सर और हिरेंद्र थे। ओके, एन में हिरेंद्र सर आ गए थे। करेक्ट, कोई बात नहीं। ओके, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आपके पास बुक्स ले ली हैं आपने या क्या किया है, कैसे किया है? सॉरी? सर ये एक ही बुक लिया अभी, तो वो पार्टनरशिप वाली है ना। पार्ट 1 पार्टनरशिप अभी अकाउंटिंग। हाँ, अभी तो ठीक है, पार्टनरशिप की लिए है, और फिर वो अभी कंपनी अकाउंट है ना, वो बाकी चलेगा है लेनी। चलेगा, ओके, ले लीजिएगा एक बार आपसे, बट अभी हमारे लिए अभी के लिए तो पार्टनरशिप वाली ही बुक चल जाएगी। यस, आपकी आपकी बुक, आपकी आवाज कर रही है बेटा। सर 2 बुक है, 1 नहीं है। 2 है 1 नहीं है, कोई बात नहीं, ले लीजिएगा, दैट इज नॉट एन इशू। यस या अभी हमें मेजर फर्स्ट पार्ट की जरूरत पड़ेगी। ओके, लास्ट 5 मिनट्स और वेट कर लेते हैं। 4:20 हो गई है ऑलरेडी, सो अगर 5 मिनट्स में कोई नहीं आता है तो हम शुरू कर देंगे। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि हम वेट करें, बट ग्रुप में मैसेज डाल दिया सर, उनको आ नहीं रहा। एक्चुअली आपका नॉर्मल लेक्चर मुझे कौन से भी नहीं टाइम पे आता। होता है? अभी तो सुबह चल रहा है। सुबह चल रहा है ना, इसीलिए एक्चुअली क्या शाम के लेक्चर की बच्चों को आदत नहीं होती। अराउंड नहीं अभी तक शाम पे 2-3 दिन से ही सुबह का हुआ है। ओके, करेक्ट,
फ्राइडे या थर्सडे फ्राइडे से ही शायद सुबह का हुआ है। ओके तब तक तो हम लोग उसमें कर रहे थे, मतलब शाम को होता था वहाँ 4-5 अराउंड 5 to 6। बुक का डाउट नहीं है सर, एक बार का डाउट है, पूछूं? हाँ हाँ पूछे, बिंदास बिंदास पूछे, कोई तकलीफ नहीं। हम लोग जो टैक्स भरना होता है वो कैसे भरते हैं? हम टैक्स कैसे भरते हैं? बेटा हम टैक्स जो भरते हैं वो हम भरते हैं अपने नेट प्रॉफिट के हिसाब से। एक्चुअली मतलब कहाँ पे और कैसे भरते हैं? कहाँ पे और कैसे भरते हैं एक्चुअली, अब पहले क्या होता था कि पहले टैक्स भरने के लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके चलन जनरेट करना पड़ता था और वो चलन जाके बैंक में पे करना पड़ता था। बट नाउ डेज सब ऑनलाइन हो जाता है। आप अपने डेबिट कार्ड से भी टैक्स पेमेंट कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से अपना टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। कोई भी टैक्स हो, चाहे जीएसटी हो चाहे इनकम टैक्स हो, सारे टैक्सेस आप अपने ऑनलाइन बैंकिंग से भी पे कर सकते हैं। बैंक में पे करना होता है? या तो मतलब इंटरनेट बैंकिंग से अपने घर बैठे ही पे कर लो, या फिर एक चलन होता है वो चलन लेके जाओ बैंक में एंड आपकी बैंक उसमें एक चेक लेके जाना होता है और बैंक उसमें से पैसा काट लेती है आपके चेक को और वो टैक्स में जमा कर देती है। क्या बात है, एक भी नया बच्चा कनेक्ट नहीं हुआ अभी तक? कोई है? 3 के 3। पता नहीं सर, शायद बहुत कोई होता है, फर्स्ट लेक्चर के दिन होता है। स्कूल में पहला दिन होता है ना, तभी भी कम बच्चे ही जाते हैं। स्कूल में फर्स्ट डे होता है ना, उस दिन अटेंडेंस 50% से भी कम होती है, सेकंड डे ही अटेंडेंस बढ़ती है। ओके एक और बात, जनरली मेरा एक ट्रेंड है, जैसे ही जो भी लेक्चर्स मैं कंडक्ट करता हूँ उसके बाद ये लेक्चर्स अभी ऑनलाइन जब तक हमारा चल रहा है तब तक ये सारे ही लेक्चर्स मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर देता हूँ, ताकि इन केस आपको बाद में भी देखना हो तो आप वहाँ पे एक्सेस करके उसको देख पाएंगे। ओके, इसके अलावा इन फ्यूचर अगर आपके कोई भी डाउट्स या क्वेरीज आती है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप बैच टाइमिंग पे ही पूछें। ओके बाद में भी आप जब हमारा एक कंटिन्यूटी हो जाएगी, आज तो मेरा एक डेमो क्लास है, बट इन केस फ्यूचर में जब कंटिन्यूटी हो जाएगी तब आप मुझे कॉल मैसेज या उसको भी उस मीडियम से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बट एक चीज ध्यान रखिएगा, जितने भी डाउट्स अराइज हो, जितने भी, इट मे बी 100 और 1000, सारे डाउट्स क्लियर कर लेना, ठीक है। बिल्कुल शर्माना मत कि मैं इतने सारे डाउट्स पूछ रहा हूँ, क्या होगा सर, क्या सोचेंगे, नो। आपके डाउट्स हैं वो क्लियर होने बहुत जरूरी है। सो 100% वो अश्योरिटी रहिएगा कि मेरे एंड पे आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। ओके बट आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा, आपको मेरे साथ साथ बातें करनी होंगी या जवाब देने होंगे, तब जाके आपकी चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। और एक चीज ध्यान रखिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो मिलेगी आपको, वही आपको आगे समझ करने में हेल्प करेगी, ठीक है। चलिए, अब हमारा टाइम हो चुका है, नया स्टूडेंट कोई ऐड नहीं हो रहा है, तो हम आज का एक छोटा सा पार्ट शुरू करते हैं, जो कि आज मैं आपको सबसे पहले एक व्यू दे देता हूँ। पहला पॉइंट कि 12th का आपका जो अकाउंटिंग का पूरा सिलेबस है, वो सिलेबस क्या है, क्या चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं और किस हिसाब से उसके मार्क्स का वेटेज होता है, ठीक है। सो बात करूं 12th स्टैंडर्ड अकाउंटेंसी, नाउ तो वो क्लियर नहीं दिख रहा बोर्ड पे। ब्लर आया, वो जो आपने लिखा वो नहीं दिखाई दे रहा एकदम, मतलब थोड़ा क्लियरली। हाथ तो आपका बराबर दिखाई दे रहा है, हाथ और क्लियर वो दिख रहा है? हाँ इसमें क्या ब्लर दिख रहा है आपको या कैसे हो रहा है? बराबर, मतलब कुछ समझ ही नहीं आया क्या लिखा है। क्या बात कर रहे हो, ऐसा? नहीं दिख रहा परफेक्ट। वेट,
ब्लर दिख रहा है या क्या हो रहा है, मतलब ब्लर तो नहीं दिख रहा, मतलब जो एग्जैक्ट जो आपने लिखा है ना वो एग्जैक्टली कुछ बराबर नहीं दिख रहा। वेट, सर मेरा हैंडराइटिंग स्मॉल की वजह से नहीं दिख रहा। अभी हाँ सर क्लियर है अभी। क्लियर है? अकाउंटिंग अकाउंटेंसी लिखा है मैंने, 12th अकाउंटेंसी। ओके, नाउ सिलेबस की बात करूं तो एग्जाम के अंदर आपका पेपर होगा 80 मार्क्स का, जो कि आपका बोर्ड का पेपर होगा। ओके, यस एंड 20 मार्क्स ये आपको अवार्ड किए जाएंगे थ्रू प्रैक्टिकल एग्जाम। ओके, बोर्ड्स का प्रैक्टिकल होता है जहाँ पे दूसरी स्कूल से फैकल्टी आपके स्कूल में आते हैं और आपका प्रैक्टिकल लेते हैं, और ये 20 मार्क वहां से मिलते हैं। ये 20 मार्क स्कोर करना स्टूडेंट्स के लिए इजी है ना। अब इजी कैसे है, क्योंकि ये जो 20 मार्क का प्रैक्टिकल है ना, ये 3 चीजों में डिवाइडेड है। इसमें एक पार्ट आता है 12 मार्क्स का टेस्ट, एक रिटन टेस्ट होता है आपका 12 मार्क्स का। ओके, सेकंड जो होता है वो होता है 4 मार्क्स का वाइवा। आपके सिलेबस में से ही चीजें आपको पूछी जाती है। ओके, क्योंकि मैं खुद एक स्कूल में फैकल्टी हूँ और मैं खुद एक प्रैक्टिकल एग्जामिनर भी हूँ, है ना। तो ये हम बच्चों को वाइवा लेते हैं जहाँ पे हम बच्चों को 11th और 12th में से कोई भी चीजें पूछते हैं, बट उसकी प्रिपरेशन हम उनको पहले से करवाते हैं कि भाई क्या पूछ सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, वो सारी चीजें बताई जाती है। तीसरा इसमें है 4 मार्क्स का प्रोजेक्ट। ओके, जो कि आपकी स्कूल में से आपको दिया जाएगा। नाउ अब बच्चे ये सोचते हैं कि सर हम 4 मार्क के प्रोजेक्ट के लिए इतना वर्क क्यों करें, तो मैं तो ऐसा बोलूंगा कि जहाँ मार्क्स फ्री के मिल रहे हैं तो थोड़ा सा लिख के अगर चीजें कर लेनी पड़े तो क्या पूरा है ना। सो अपनी थिंकिंग पासिंग की मत रखिएगा, अपनी थिंकिंग स्कोरिंग की रखिएगा। तो अगर आप स्कोरिंग की थिंकिंग से काम करेंगे तो ये 20 मार्क्स स्कोर करने आपके लिए इजी हो जाएंगे, है ना। सो एंड टू बी फ्रैंक, एक प्रैक्टिकल बात आपको बताऊं तो होता ऐसा है कि लास्ट ईयर तक हम ऐसा करते थे कि बच्चों को 18, 19, 20 मार्क्स दिलवाई देते थे, चाहे स्कूल वाले होते थे वो सर दे दो ना, अपने ही बच्चे हैं। बट कई बार ऐसा होता था कि जिस बच्चे के 20 मार्क्स प्रैक्टिकल में आ रहे हैं वो थियरी में फेल होता था। ओके, प्रियांशु आ गया। बैक अगेन, या तो कई बार ऐसा होता था कि यहाँ पे तो उसको 20 मिल रहा है और यहाँ पे वो बच्चा फेल होता था। तो इसीलिए नाउअडेज बच्चों की चीजों को प्रॉपरली एनालिसिस करके ये मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, नाउ बात करूं 80 मार्क्स की, तो 80 मार्क्स में जो चीजें हमें पढ़नी है, पूरा अकाउंटेंसी 80 मार्क्स वाला 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ओके, पार्ट 1, दिस इज योर पार्ट 2 एंड दिस इज योर पार्ट 3। Now, this part 1 consists of total 40 marks examination में, part 2 20 marks, part 3 20 marks। ओके, चैप्टर्स क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। पार्ट 1 के 40 मार्क्स में से सबसे पहला जो चैप्टर है वो हमारा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? और जो मतलब कि प्रॉफिट मोटिव से चलती नहीं है। एग्जाम्पल दे सकते हैं मुझे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का? एनजीओ। एनजीओ, नाम बता सकते हैं मुझे किसी एनजीओ के? एनजीओ के नाम अब आपको पता है कि आप एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को सालों से पहचानते हैं, बट आपको पता ही नहीं कि वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैं बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तब हम बहुत डिटेल में जाएंगे। तो सुनिए, पहली बात,
अच्छा, आप बिल्डिंग में रहते हैं या सोसाइटी, मतलब बंगलो में रहते हैं? बंगलो। बंगलो में रहते हैं, ठीक है। या और बाकी के 2 स्टूडेंट हैं वो सोसाइटी में। सोसाइटी, मतलब बिल्डिंग है हाँ सर। क्या? बिल्डिंग का नाम क्या है कुछ आपकी? जलाराम पैलेस। सॉरी, जलाराम पैलेस। जलाराम पैलेस। हाँ एक काम करना, आज जब घर, मतलब अभी वैसे आप घर पे ही होगे, वैसे मेरे को हाँ। तो क्लास वाले आते थे बोलने की क्लास जा घर पे जाके देखना, बट आप घर पे ही हैं। मेरे लेक्चर के बाद आपकी सोसाइटी का पूरा नाम देखिएगा। आपकी जो हाँ। सोसाइटी होगी ना, उसका नाम होगा जलाराम पैलेस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड। अच्छा हाँ। है? हाँ सही। आपने ये नाम पढ़ा जरूर है, बट आपको पता नहीं हम्म, है कि है क्या। इट इज अ हाँ। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा। है ना। आपने कभी अपने सोसाइटी की मीटिंग अटेंड की है? कभी उनके अकाउंट्स देखे हैं? नहीं। नहीं। अब की बार, आज के बाद जब आप जाएंगे ना, तो आप उसको देखेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। अब आपकी सोसाइटी में या बिल्डिंग में क्या करते हैं? जो मैनेजिंग कमेटी है वो क्या करती है? लोगों से पैसा कलेक्ट करते हैं हाँ करते। इन द नेम ऑफ मेंटेनेंस, हाँ है ना। और उस पैसे से क्या करते हैं? जो भी एक्सपेंसेस देने हैं वो दे देते हैं, कर देती है। है ना। अच्छा, हाँ। क्या वो प्रॉफिट मोटिव से काम कर रहे हैं? नहीं वो तो खाली ऐसे ही मतलब कि यस, इट इज सर्विस अ के लिए। सोशल मोटिव, सर्विस मोटिव, हाँ। है ना। सो वो भी एक टाइप का नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही है। तो उसके अकाउंट्स कैसे लिखने हैं वो सब हम यहाँ सीखेंगे। वो कौन अच्छा। से अकाउंट बनाते हैं? जैसे 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। हम्म, उसमें आप अकाउंट्स बनाते थे, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। तो वो तो हम्म, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, बट नॉट फॉर प्रॉफिट कौन से अकाउंट बनाएगा वो सब हम यहाँ पे डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। नाउ जी। ये तो पार्ट 1 हो जाता है। अच्छा, इस पर्टिकुलर इस चैप्टर का टोटल पार्ट 1 का वेटेज 40 है, इस चैप्टर का वेट है 10 मार्क्स का। ओके, नाउ आगे बात करूं तो सेकेंड चैप्टर आपका होगा पार्टनरशिप अकाउंटिंग, इसके फंडामेंटल्स, हम्म, बेसिक कंसेप्ट्स। इसके बाद आपका चैप्टर होगा goodwill, nature and वैल्यूएशन valuation. ऑफ गुडविल। हम्म, इसके बाद चैप्टर होगा आपका चेंज इन Change रेशियो। in profit. इसके बाद चैप्टर होगा एडमिशन, एडमिशन ऑफ पार्टनर। इसके बाद चैप्टर होगा रिटायरमेंट, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। इसके बाद चैप्टर होगा आपका डेथ ऑफ पार्टनर, और लास्ट चैप्टर इसका होगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ओके, इतने चैप्टर पढ़ने हैं हमें पार्ट 1 के अंदर। सो पार्ट 1 में इसका अपना मोटिव है 10 मार्क्स का, और बाकी इन सब का मिला के 30 मार्क्स। ओके, ये सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट एडमिशन आता है क्या? ऐसा नहीं है। देखिए, इसमें ऐसा है कि आज तक का जो अभी तक का जो स्ट्रैटेजी चलता है था कि एडमिशन में से 8 मार्क का सम आता है। ओके, रिटायरमेंट या डिसोल्यूशन में से 8 मार्क का एक सम आता है, फिर किसी में से 4 मार्क के सम आते हैं, किसी में 3 मार्क का आता है। ऐसा चैप्टर वाइज डिवाइडेड नहीं है कि इस चैप्टर में से इतने ही मार्क का आएगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। बट ये जनरल स्ट्रैटेजी है जो चलती आई है। ओके। ओके, सो जी। अच्छा, चैप्टर का थोड़ा बेसिक कंसेप्ट आपको बताऊं तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग, यहाँ पे हम सीखेंगे कि फंडामेंटल क्या है, पार्टनरशिप क्या है, अकाउंटिंग कैसे किया जाता है, उसके बेसिक कंसेप्ट क्या है। सेकेंड पार्ट में हम यहाँ सीखेंगे कि पार्टनरशिप में गुडविल को कैसे वैल्यू करेंगे और गुडविल की क्या इंपॉर्टेंस है। थर्ड, इस चैप्टर में फोर्थ चैप्टर में हम ये देखेंगे कि अगर पार्टनर्स के बीच के रेशियो बदलते हैं, अच्छा पार्टनर्स के बीच के रेशियो कब बदलेंगे, कब ऐसा होगा? जब को नया पार्टनर आएगा सर यहाँ तो जाएगा पार्टनर। देखो, अगर नया पार्टनर आता और जाता तो वो तो एडमिशन और रिटायरमेंट में आएगा, बट एक चैप्टर अलग से ही दिया हुआ है चेंज इन रेशियो। मतलब इसके अलावा भी कोई ऐसे इवेंट है जब रेशियो बदलता है, कब होगा ऐसा? तो मैं आपको बताता हूँ ऐसा कब होगा, समझिए। आप जो तीन है, हम तीन, मैं आप तीनों को पार्टनर बना देता हूँ। भाई ध्रुव, प्रियांशु और कुश, ये तीनों पार्टनर थे, ठीक है। नाउ अब हुआ ऐसा कि ध्रुव यूएस जा रहा है,
अच्छा अभी तक ये तीनों इक्वल पार्टनर थे। इक्वल पार्टनर मतलब जो भी प्रॉफिट होगा वो डिवाइड बाय 3 करके तीनों ले जाएंगे। अब समझो ऐसा हुआ कि ध्रुव जो है वो यूएस जा रहा है। ध्रुव बोलता है कि मेरा तो यूएस का वीजा लग गया, मैं तो जा रहा हूँ, बट मुझे फर्म में रहना है। तो कुश और प्रियांश क्या बोलेंगे कि भाई चल ठीक है, आपका पैसा लगा हुआ है वो बात अलग है, बट यहाँ मेहनत तो हम करेंगे, सारा एफर्ट तो हम डालेंगे, आपको तो सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा, मतलब आप तो सिर्फ प्रॉफिट लोगे अपना जो पैसा इन्वेस्ट किया उसका। ये सिचुएशन आएगी। बेटा आपके जिनके बैकग्राउंड में टीवी या ऐसा कुछ ऑन है प्लीज उसको ऑफ कराइए या फिर प्लीज म्यूट कराइए। प्रियांशु ऑफ करा, प्रियांशु का तो माइक ही ऑफ है। तो अभी हुआ। ओके थैंक यू। सो बताइए, अब हुआ ऐसा कि ध्रुव यूएस जा रहा है। ध्रुव बोलता है कि मुझे अपना पैसा लगाए रहना है और बट मुझे प्रॉफिट चाहिएगा। अभी तक तीनों इक्वल पार्टनर थे, तो इक्वल पार्टनर में वी हैव ध्रुव, वी हैव प्रियांशु एंड वी हैव कुश। भाई 33% ये लेता था, 33% ये लेता था और 33% ये लेते थे, मतलब 33.33 है ना। नाउ ध्रुव इज गोइंग। अब आप समझो आपकी दोस्ती पुरानी, आप बोलते हो ठीक है तेरा पैसा लगा हुआ है तो लगा रहने दे, बट मेहनत तो अब हम कौन करेंगे, हम दो ही करेंगे। तो जो भी प्रॉफिट होगा उसमें सीधा हिस्सा लेगा, या जो लॉस है उसमें हिस्सा लेगा। सो नाउ अब ये डील करेंगे तो ध्रुव क्या बोलेगा, एक काम करो, ठीक है तुम्हारी बात तो सही है, एक काम करो, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल टेक 20%, यू टेक 40% एंड यू टेक 40%। रेशियो बदले, रेशियो चेंज हुआ। पहले रेशियो था इक्वल 1:1:1। अब रेशियो चेंज हो गया, क्या रेशियो हो गया, 1:2:2। बात समझ में आई आपको। सो एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के अलावा भी चेंज इन रेशियो के केसेस हो सकते हैं। क्लियर? कोई डाउट है? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये बात हो गई चेंज इन रेशियो की। इसके बाद का पार्ट एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या होगा, एक नया पार्टनर आ रहा है, तो जब एक नया पार्टनर फर्म में आता है तो इन दैट केस हमें अकाउंटिंग कैसे करना है, कैसे इफेक्ट देना है, गुडविल कैसे वैल्यू करनी है, वो सब एडमिशन में पढ़ेंगे। रिटायरमेंट के अंदर अगर कोई पार्टनर जा रहा है ना, तो उस इन दैट केस हम कैसे वैल्यू करेंगे, कैसे अकाउंटिंग करेंगे, वो सीखेंगे। डेथ के अंदर क्या होगा कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है ना, तो उसके लीगल एयर को, लीगल एयर मतलब कौन हुआ, उसके साथ में लीगल एयर मतलब कौन हुआ, तो वारिस उसका कोई वेरी गुड, उसका जो वारिस, जो उसका नॉमिनी है, जो उसके पैसे का हकदार है, उसको हमें कितना पैसा चुकाना होगा, है ना, उसको हम डेथ में सीखेंगे। एंड द लास्ट इज डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में क्या होगा, फर्म बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। फर्म बंद हो जाएगी। इन दैट केस हमें कैसे उसके एंट्रीज करनी है, कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना है, वो सब हम डिसोल्यूशन में सीखेंगे। ओके चलिए, ये तो था आपका पार्ट 1। बात करूं पार्ट 2 की। पार्ट 2 के अंदर हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है दैट इज अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ठीक है, दूसरा हमारा चैप्टर है इशू ऑफ डिबेंचर। तीसरा चैप्टर है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ओके, तीनों चैप्टर मिला के 20 मार्क्स का वेटेज। ओके अच्छा, इसमें कुछ चीजें नक्की होती है। शेयर कैपिटल में एक सम आता है 8 मार्क में, तो आएगा ही आएगा, उसके बाद वो थोड़ा वेटेज है वो जो डिवाइड होता है। नाउ अच्छा, शेयर कैपिटल में हम ये सीखेंगे कि जब हम इक्विटी शेयर इशू करते हैं तब हम जनरल एंट्रीज क्या करेंगे, कैसे इफेक्ट देंगे, वो सब हम शेयर कैपिटल में पढ़ेंगे। अच्छा आपको पता है डिबेंचर क्या होता है? हाँ सर, ये वो कंपनी होती है वो पब्लिक से लेती है, मतलब कि लोन होती है, शेयर जैसा होता है लेकिन लोन होता है, मतलब वेरी फीस गुड, इट देना इज पड़ता कॉल्ड है। अ डेट। one type of land. यस, डिबेंचर इज अ डेट फॉर अ कंपनी, है ना। बट उसमें ऐसा होता है कि भाई डिबेंचर वाले जो है उनको फिक्स इंटरेस्ट कंपनी को देना पड़ेगा, चाहे लॉस भी होगा तो भी उनको इंटरेस्ट तो चुकाना ही चुकाना है। तो डिबेंचर को इशू करते हुए क्या एंट्री करनी करेंगे, क्या प्रोसीजर्स होंगे, क्या है वो हम यहाँ पे सीखेंगे, अकाउंटिंग। और डिबेंचर को जब रिडीम करेंगे, मतलब
भाई आज हमने 5 साल के डिबेंचर इशू कर दिए कि ये डिबेंचर जो है वो 5 साल तक कंपनी रखेगी, 5 साल के बाद हम इसको वापस दे के और अपना पैसा चुका के डिबेंचर ले लेंगे। तो रिडेम्पशन में क्या एंट्री होगी वो हम यहाँ पे सीखेंगे। इन शॉर्ट कि मैं जिस टाइप से बच्चों को सिखाता हूँ कि यहाँ पे स्कीम ऐसी चलती है, एक चैप्टर पे 2 चैप्टर फ्री। अगर आप शेयर कैपिटल अच्छे से पढ़ लो तो डिबेंचर और रिडेम्पशन में आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होती, क्योंकि एंट्रीज लगभग काफी सारी एंट्रीज सेम जैसी होती है। उसी तरह से आपको एक चीज और बताता हूँ कि यहाँ पे तो एक के पीछे बहुत सारे फ्री है। अगर आपने यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आपने चेंज इन रेशियो, अगर यहाँ पे इस चैप्टर को चेंज इन रेशियो वाले चैप्टर को अगर बहुत अच्छे से कर लिया तो आगे जाके समझ लो एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, इसमें 90% चीजें खत्म हो जाती है, क्योंकि वो 90% चीजें सेम ही आती है, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। बाकी की वही चीजों को थोड़ी सी जो चीजें बदल रही है उसका ही देना है, बाकी सारी चीजें सेम होती है। ओके, सो ये है आपका पार्ट 2, दैट इज शेयर कैपिटल वाला पार्ट। ओके, कमिंग टू पार्ट 3 जिसको हम बोलते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, इसके अंदर आई थिंक देर आर 5 to 6 चैप्टर्स। ओके, जिसमें सबसे वन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। एक चैप्टर है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक चैप्टर है रेशियो एनालिसिस, एक चैप्टर है कैश फ्लो। ओके, सारे चैप्टर मिला के 20 मार्क। आई थिंक एक चैप्टर इसमें और है, एक छोटा सा थियरी का चैप्टर और है, शायद कुछ मिस आउट हो रहा है, वो देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। इन शॉर्ट ये पूरा मिला के वेटेज है 20 मार्क्स, जिसमें से एक चीज नक्की है कि इस कैश फ्लो में से 6 मार्क का एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा, आता ही आता है। ओके, उसके अलावा रेशियो में से भी आता है, फाइनेंशियल। अच्छा, यहाँ पे हम ये सीखेंगे कि कंपनी जब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है तो उसको कैसे बनाती है, उसका क्या फॉर्मेट है, वो सारी चीजें हम यहाँ सीखेंगे। ओके, इन शॉर्ट इस पार्ट में से काफी मार्क्स हम ग्रैब कर सकते हैं। इजी चीजें होती है, मतलब आपको सिर्फ कंसेप्ट देखने हैं, कंसेप्ट लर्न आपने देख लिए, व्यवस्थित प्रैक्टिस कर ली तो आपको प्रॉब्लम नहीं आता। ओके, सो ये सिनेरियो है आपका टोटल सिलेबस का, जो कि अब ड्यूरिंग द ईयर हमें पढ़ना है। ओके, मतलब आप ऐसा मान लीजिए स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, दैट इज October 5th, अभी से लेकर हमें अपना बोर्ड्स तक में इन चीज़ों को ख़त्म करना है। इसके अलावा प्रैक्टिस, इसके अलावा पेपर प्रैक्टिस, रिविजन, डाउट सॉल्विंग सेशंस एंड मेनी मोर टू गो। बोलिए, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके, अभी तक के सिलेबस के पार्ट में आपको कोई डाउट या क्वेरी है कि आपको कुछ पूछना हो? नो सर। No, sir. ओके, सो ये है हमारा सिलेबस का एक ओवरव्यू। ठीक है, चलिए हम एक काम करते हैं, ओके, let us start with the first chapter, that is financial statements of not for profit organization.
ओके, ये हमारा चैप्टर 1 है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नाउ तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम समझिए एग्जाम में अगर कुछ आता है कि 1 मार्क में अगर क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो हम क्या लिखेंगे उसमें? बिल्डिंग का नाम लिख सकते हैं या फिर एनजीओ का सब कुछ लिख सकते हैं। देखिए अगर ऐसा आया है एक्सप्लेन, तो आपको सबसे पहले वो चीज बताना पड़ेगा कि है क्या, व्हाट इज ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। So it is an organization, or it is an organization which is set up for public welfare. वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। आप इसमें ऐसा लिखेंगे, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज सेटअप with an objective of social and cultural activities or for public welfare। बात समझ में आई? मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? ऐसे आप लिख सकते हैं इसका मीनिंग, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज सेटअप विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी और पीपल एट लार्ज, है ना। अब ये समझते हैं दैट ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या आ सकता है, कौन से ऐसे चीजें हैं जो कि आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं, ठीक है। तो उसमें हम ये क्या क्या बताएंगे, पहला तो मैंने आपको बता ही दिया था, दैट इज NGO. एनजीओ। मतलब ये लोग किस टाइप का बिजनेस कर सकते हैं बताएंगे आप? अच्छा मैं आपको बताता हूँ, हाँ बोलिए। As a school, वेरी गुड, दे कैन ऑपरेट स्कूल, hospitals, वेरी गुड, हॉस्पिटल्स, स्पोर्ट्स क्लब, वेरी गुड, स्पोर्ट्स क्लब, colleges, हाँ स्कूल कॉलेजेस सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। दे कैन ऑपरेट जिम खानास, gym. आपने नाम सुना लिखा नहीं होगा, इसमें। सूरत में आपने नाम सुना है, सूरत सिटी जिम खाना, हाँ है ना। Yes, yes, sir. आपने सूरत में नाम सुना है, सूरत टेनिस क्लब, हाँ है ना। तो ये क्या है, ये क्लब क्या है, ये सारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इनका मोटिव क्या है? इनका मोटिव है कि लोगों के मेंबर्स से पैसा कलेक्ट करना, और जो मेंबर्स से पैसा लिया है उसको उन्हीं के डेवलपमेंट में यूज करना। इज इट क्लियर? तो अब अगर स्कूल बना रहे हो, हॉस्पिटल बना रहे हो, या स्पोर्ट्स क्लब बना रहे हो, या जिम खाना बना रहे हो, आप कुछ भी बनाओ, उनका मोटिव यही है कि जो भी पैसा यहाँ पे आया है उसको लोगों के और अपने मेंबर्स के डेवलपमेंट के लिए यूज करना। क्लियर? Yes, sir. ओके, नाउ अब नाउ बात कर लेते हैं थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स जो मुझे याद आती है वो है एंटिटी। अच्छा, एंटिटी का मतलब क्या होता है? आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था एंटिटी कंसेप्ट, क्या होता था वो, याद है? 11th स्टैंडर्ड में एक एंटिटी कंसेप्ट अगर पढ़ा हो तो आपको याद होगा कि वो क्या था।
मतलब कि अलग से एक होता ना ये उसको पोस्ट देने की होना था। बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट एंटिटी, पढ़ा था ये, हाँ सर। है ना? बड़ा होगा तो अभी था, याद नहीं है। अरे यार ऐसा कैसा, ये तो बेसिक कंसेप्ट है। कोई बात नहीं। तो 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था कि बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट एंटिटी। उसी तरह एनपीओ दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा ही होता है। उसके जो प्रमोटर है, एनपीओ एंड उसके प्रमोटर या जो उसके ट्रस्टीज हैं, उनका लेना देना नहीं होता। दे बोथ आर सेपरेट एंटिटीज। बात समझ में आ रही है? प्रमोटर तो सिर्फ उसका कामकाज संभाल रहा है, बट एक्चुअली एक एंटिटी कौन है? एनजीओ खुद, एनपीओ खुद एक ऑपरेट मतलब एक एक्टिविटी है, एक एंटिटी है। नाउ माय सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज पर्पस। अच्छा, पर्पस क्या होगा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का? पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर सॉरी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा। पब्लिक वेलफेयर के लिए काम वेरी कर गुड, दे वर्क फॉर पब्लिक वेलफेयर, एजुकेशन, रिलीजन, प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनके, है ना, फॉर रेंडरिंग सर्विस टू पीपल एट लार्ज। ओके, नाउ तीसरी बात, ओनरशिप किसकी होती है? इट इज सर चैरिटी के तरह से चल रहा अच्छा, है। आपकी स्कूल है ना, हाँ हाँ आपकी स्कूल का ओनर कौन है? शान ट्रस्ट। कौन? शान ट्रस्ट आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर, शान ट्रस्ट नाम का है। शान ट्रस्ट नाम का है ना? तो ये जो ट्रस्ट है ना, वो इसका ओनर है, इंडिविजुअल ओनर नहीं होता। ओनर कौन होता है? ट्रस्ट का ओनरशिप होती है ना? आपने एक ट्रस्ट बनाया, उस ट्रस्ट से आपने स्कूल बनाई, है ना? तो पहली बात, स्कूल और ट्रस्ट एंटिटीज अलग है, स्कूल और उसके प्रमोटर मतलब ट्रस्ट और उसके प्रमोटर की एंटिटी अलग है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ओनरशिप किसकी होती है? ट्रस्ट की। ट्रस्ट की। ओके, किसी इंडिविजुअल की नहीं, बट ट्रस्ट या सोसाइटी की। ओके, नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? या हम बोलेंगे, हाँ ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट। ऑब्जेक्टिव में हम बोल सकते हैं दैट दे डू नॉट वर्क फॉर प्रॉफिट बट दे वर्क फॉर सोशल वेलफेयर, है ना? देयर ऑब्जेक्टिव इज सोशल वेलफेयर एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट्स। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि अगर कभी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पैसा बचता है ना, तो अच्छा 11th स्टैंडर्ड में फाइनल अकाउंट्स में जो पीएनएल अकाउंट का आंसर होता था उसको हम क्या बोलते थे? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बोलते थे ना। हाँ। अगर लॉस होता था तो क्या बोलते थे? नेट लॉस। लॉस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो यहाँ भी बनेंगे, यहाँ भी कुछ पैसा बचेगा, यहाँ भी फायदा होगा, बट उसको हम प्रॉफिट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट तो कहाँ होता है? बिजनेस में। यहाँ हम बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जब भी प्रॉफिट होगा तो हम उसको बोलते हैं सरप्लस, सरप्लस। और जब भी लॉस होगा उसको हम बोलेंगे डेफिसिट। इज इट क्लियर? तो जब भी Yes. आप, अभी मैं जो टर्म्स बता रहा हूँ, आगे जाके जब हम सम्स करेंगे ना, तब आपको बहुत हेल्पफुल होगा रिलेट करने में। हाँ सर ने बोला था प्रॉफिट होगा तो सरप्लस बोलते हैं, लॉस होगा तो डेफिसिट कहेंगे। ठीक है, नाउ माय नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट। अच्छा, एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट कौन करता है? अच्छा, कंपनी को मैनेज कौन करता है? सॉरी, आपकी आवाज क्यों बेटा एकदम ऐसा दूर से आ रही है? सीईओ बोल रहा है सर। सीईओ नहीं, सीईओ तो खाली एक ऑथराइज्ड पर्सन है। कंपनी को मैनेज करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पढ़ाया आपने? कंपनी के जो भी डिसीजन लेने हैं वो कौन लेता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और वो भी एजीएम में शेयर होल्डरों से पूछते हैं, अगर वो अप्रूव करते हैं तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको अप्लाई करते हैं। उसी तरह एनपीओ दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को जो मैनेज करता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रस्टीज। वेरी गुड, दे आर ट्रस्टीज या फिर मैनेजिंग कमिटी। क्लियर? अच्छा, अब बात आती है कि अपन ये काम तो कर रहे हैं बट हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा?
अगर आप एक Donation क्लब group चला रहे हो, समझो नाउ, अब आपको पता है क्या ध्यान में रखना है इस चैप्टर को पढ़ते हुए? अपनी स्कूल को याद मत रखना, याद रखो सूरत टेनिस क्लब। सूरत टेनिस क्लब को अपने दिमाग में फिट कर लो कि अगर सूरत टेनिस क्लब एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको पैसा कहां से मिलता है? सॉरी, subscription. वेरी गुड। सबसे पहला डोनेशंस, भाई लोग आते हैं डोनेशन देके जाते हैं। और सब्सक्रिप्शन होता है वेरी गुड, सब्सक्रिप्शन। अच्छा, सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सर, वो उसका मेंबर बनता है तो उसको ये सब्सक्रिप्शन देना वेरी पड़ता है गुड, हमें। मेंबर बनाए मतलब उसको हर साल कुछ पैसा देना है, वो हमारे लिए क्या आएगी? इनकम आएगी। अच्छा, एक बात और बता दूं, यहाँ पे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नजरिए से सोचना है कि हमारे लिए क्या इनकम है और क्या एक्सपेंस है, कब पैसा आएगा और कब पैसा जाएगा। ठीक है, सो डोनेशन में पैसा हमारे पास आएगा, सब्सक्रिप्शन में पैसा हमारे पास आएगा, और भी नाम होते हैं जिसका नाम होता है एंट्रेंस फीस। अच्छा, चैरिटी एंड डोनेशन आर सेम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, चैरिटी डोनेशन सेम ही है। कई बार उसको नाम देते हैं मेंबरशिप फीस, है ना भाई, कुछ होती है लाइफ मेंबरशिप फीस, कुछ होता है पर ईयरली मेंबरशिप फीस, अलग अलग नाम होते हैं। ओके, वो तो जब हम आगे और एसएमसी भी नॉट प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में ही आएगा ना? सॉरी, एसएमसी और गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, बट वो क्या है पता है, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो नॉन प्रॉफिट कॉर्पोरेशन, इट इज एन कॉर्पोरेशन, ओके सर। है ना, कॉर्पोरेशन। अच्छा, गवर्नमेंट में गवर्नमेंट कंपनीज भी होती है, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस होते हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट की बहुत अलग परिभाषा है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड फंड्स के यहाँ से। अच्छा, और भी तरीके हैं पैसे आने के, वो जब हम डिटेल में जाएंगे तब डिस्कस करेंगे। लास्ट पार्ट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अब बात आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, कि अगर हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते तो क्या बनाते हैं? हम बनाते ट्रेडिंग अकाउंट, हम बनाते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हम बनाते बैलेंस शीट। बट हम तो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हम क्या बनाएंगे? यहाँ पे हम बनाएंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा बनाएंगे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा बनाएंगे हम बैलेंस शीट। इज इट क्लियर? यस। कोई डाउट है अभी तक? नो सर, नो डाउट। पक्का? हाँ। इतनी चीजें अच्छे से समझ में आ गई? ओके यस सर। ओके ओके ओके, नाइस। सो ठीक है, एक काम करेंगे, मुझे एक्चुअली आज यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा बिकॉज आई हैव माय सेकंड लेक्चर एट 5 o'clock। सो आई होप आज का जितना हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। ओके, एंड शायद दिवेश सर आपसे रिव्यूज देंगे, सो जो भी आपको लगे प्लीज बी फ्रैंक। ओके, कोई लोड नहीं है, आपको जैसा लगे, जैसा आपका रिव्यू हो, वो प्लीज एग्जैक्ट रिव्यू उनको दीजिएगा। आई विल हैप्पी, it will be, if it will be a positive review, I'll be more happy। अगर नहीं समझ में आया और अगर आप भी बोलते हैं कि नहीं समझ में आया तो भी आई एम ऑन विथ इट। तो बट जो भी है आप बताइएगा मुझे, एंड आई होप हम वापस से मिलेंगे कल एक टाइम पे। सो जो भी है आप एक बार इन्फॉर्म कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म कीजिएगा जिन्होंने आज ज्वाइन नहीं किया है। ओके, ताकि उनका भी पढ़ाई ना छूटे और उनकी भी चीजें चलती जाए। ठीक है, so hope to see you all again in the next batch। So we'll meet in the next batch, till then take care, bye bye, thank you, god bless you, stay home, stay safe, bye bye। Yes sir।